आपका स्टेप क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो स्टार्टिंग करते हैं। अब वे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो हमेशा करंट में रहते हैं, जैसे कृषि आप करंट में रहता है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी की नारीकरण किसी के नारीकरण को प्रेरित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन की डिमांड समझ गए अपन। इनके प्रभावों पर चर्चा करना है, डिस्कशन करना है। साथ ही उन तरीकों का भी वर्णन कीजिए जिनके माध्यम से महिलाओं को इस संदर्भ में सशक्त बनाया है। तो सीधा सिंपल है, क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृषि में नारियों का महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आपको चर्चा करनी है, थोड़ा फैक्ट्स डालना है और नारियों के लिए क्या योजना सरकार द्वारा डाली गई वो बतानी है। और आप आगे जाके वे फॉरवर्ड मतलब आगे का रास्ता, आगे की राय, आगे के लिए क्या यो मतलब आपके विचार से ये योजना होनी चाहिए, ये फ़ायदा होना चाहिए, सुझाव सोल्यूशन दे सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन को आप ख़त्म करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। आप क्या इसमें आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए क्लास बनाई गई है। तो इसमें आपको देखो क्या नोट्स बनाने हैं। इस क्लास में सर ने क्या लिखा है देखते हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली 80% से अधिक महिलाएं कृषि कार्यों में संलग्न हैं। ठीक है। NSO भारत में यह तस्वीर कृषि में हो रहे नारीकरण को स्पष्ट करती है। ठीक है, किसके अनुसार? NSO के अनुसार। कितनी परसेंट महिला काम कर रही हैं? 80% महिला काम कर रही हैं कृषि कार्यों में। अब फिर क्या है कि सर ने हेडिंग डाली कृषि के नारीकरण को प्रेरित करने वाले कारक बताना है। तो कारक पहला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है कि कृषि में निम्न यील्ड परिवार के पुरुषों को कृषि कार्यों हेतु हतोत्साहित करती है। बिल्कुल सही बात बोला है सर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरों में कार का आकर्षण पुरुषों के प्रवास को प्रोत्साहित करता है, लेकिन ऐसे में गांव में रहकर कृषि कार्य महिलाओं को ही करना पड़ता है। देखो सही बात है। यदि आपने यहाँ तो आजकल क्या होता है कि कृषि कार्यों में लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है। आप देख लेना कि गांव में कभी जाओगे, बिलोंग को जो भी गांव से करता हुआ, तो उन पर देख लेना मम्मी पापा तो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन मम्मी को बहुत काम करना पड़ता है। तो गांव के लिए चारा लाना पड़ता है, फिर फसल पक जाती है तब काटनी पड़ती है। जहाँ पति ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पूरी महिलाओं को पूरी खेती संभालती हैं। तो ये इसमें समझ रहे हो ना, व्यवहारिक पॉइंट हैं। आप ये तो कॉमन सेंस लगा के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि का श्रम साध्य होना भी कृषि के लिए नारीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है सर का कि महिलाओं को निम्न मजदूरी उन्हें खेती हर मजदूर हेतु उपयुक्त बनाती है। देखो सही बात है कि देखो एक तो ये निम्न मजदूरी है। इस निम्न मजदूरी मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आउटपुट कम निकलता है। ये जो किसान होंगे वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। आप देख लेना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। जैसे आटा है, आटा आप लोगे कि यहाँ पर 70-80 रुपये किलो। अब वो गेहूँ आप लोगे 20-30 रुपये किलो। तो भाई कितना अंतर हो रहा है ना, 20-30 का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में बढ़ रहा मशीनीकरण भी कृषि महिलाओं की भूमिका में वृद्धि कर रहा है। बिल्कुल आजकल की इतने आधुनिकरण कृषि टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे महिलाएं अकेली दम पर कृषि कर रही हैं। मैं अपने गांव में बता रहा हूँ, एक महिला का नाम नहीं ले सकता, यूट्यूब पर है अभी चैनल, वो अकेले 10-15 बीघा ज़मीन पर खेती कर रही हैं। फिर नेक्स्ट है कृषि में नारीकरण के प्रभाव। अब इम्पैक्ट बताने हैं। इम्पैक्ट क्या है कि कृषि में आपको दिख रहा है ना, कृषि में श्रम का आनुपातिक संतुलन ना होने से उपज प्रभावित होती है। मैंने जैसे बताया है कि आप जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से आउटपुट नहीं मिलता है, उतना अपना उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भूमिकाओं में वृद्धि तो होती है, लेकिन हालांकि उनके ऊपर कार्य का दोहरा बोझ पड़ जाता है। दोहरा बोझ मतलब होता है कि घर भी संभालना है उन्हें और उन्हें खेती भी संभालना है, तो डबल हो गया ना। तो डबल वर्क का दोहरा बोझ हो गया उनके ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि में नारीकरण शहरों में पुरुष का प्रवास को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक संरचना और तथा शहरी अवसंरचना को प्रभावित करता है। बिल्कुल राइट बात है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि का नारीकरण की शिक्षाओं को बाधित करता है। देखो अब आप एग्रीकल्चर में घुस जाओगे। आजकल मेरे यहाँ गांव में क्या होता है कि धान रोपते हैं। धान रोपने वाली जो आधे से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ 90% बता रहा हूँ, 99 पॉइंट बोलना चाह रहा था लेकिन मैं 90% बता रहा हूँ। 90% लड़कियाँ लोग काम करती हैं जो स्कूल में जा रही हैं। अब उन्हें पैसा भी है, पैसा नहीं है तो उनको काम करती हैं 500 रुपया के लिए पूरे 24 घंटे काम करती हैं। वो 24 घंटे नहीं, कम से कम सुबह आज से आती हैं और शाम को जाती हैं। तो उनकी क्या, वो पढ़ाई स्कूल नहीं जा पाती हैं, उससे शिक्षा बाधित होती है। किशोरियों की शिक्षा में को बाधित करता है। ये किशोरी लिखा हुआ है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आपको नोट्स कैसे नहीं लिखना है, दो पहले नोट्स कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। हेडिंग डालनी है कृषि का नारीकरण पर इम्पैक्ट, ये हेडिंग लगा ली। तो इसमें से पहला पॉइंट पे आपको नोट्स बनाना सिखा रहे हैं, उपज प्रभावित, बस इतना ही लिखना है नोट्स में। फिर दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है कि दूसरा पॉइंट में लिखना है कि सार्वजनिक जीवन की भूमिका में वृद्धि। तो भूमिका में वृद्धि लिख दो,
ठीक है, जीवन में भूमिका में वृद्धि। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, और फिर उसके बाद लिखना है दोहरा बोझ, मतलब डबल कारक को समझ में नहीं आ रहा है कि दोहरा बोझ क्या शब्द है, यदि नहीं आया तो उसमें लिख दो होम इनटू एग्रीकल्चर, तो आपको समझ में आएगा जब भी नोट्स पढ़ोगे। फिर थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको नारीकरण शहरों में पुरुषों को प्रवास को हेतु बढ़ावा देती है, जो सामाजिक संरचना और शहरी संरचना को इम्पैक्ट करती है, खाली इतना लिखना है, शहरी संरचना और ऐसा डाउन के नीचे अपन को एरो लगा देना है जिससे कि प्रभावित हो रही है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखाना है किशोरियों की शिक्षा पर बाधित, बस इतना ही लिखना है। ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है पूरा लिख दो। फिर नेक्स्ट, और तथा इसके साथ ही बाल श्रम को भी बढ़ावा मिला हुआ है, जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10-10 साल 15-15 साल की लड़कियां लोग आती हैं वहाँ पर काम करते हैं गांव में। सच्चाई है, आप कभी जाना जो भी शहर में रहते हैं और जो गांव के हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि में निवेश में कमी आती है। बिल्कुल राइट बात है कि इतना आजकल देखो यूरिया जाने कौन कौन से केमिकल डाल रहे हैं, बड़े केमिकल भी बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से तो क्या है कि कृषि करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उन पर ज़्यादा निवेश मांग रहा है वो, लेकिन उसमें कमी आ रही है क्योंकि अपने पास इतना पैसा ही नहीं है। आप जो एमएसपी है वो इतना पैसा नहीं दे पा रही है, उतना न्यू समर्थन मूल्य है, वो इसके ऊपर क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, तो वो इतना फ़ायदा नहीं दे पा रहा है। अब जैसे मैंने बताया, कार्य के दोहरे बोझ में से महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी सांस्कृतिक भूमिका प्रभावित होती है। बिल्कुल राइट बात है। अब सर ने एक अच्छा डायग्राम बताया, वो डायग्राम में क्या है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के तरीके, अब ये सुझाव दिया है सर ने। मैंने जैसे आपको बताया सोल्यूशन बताना है, तो क्या सोल्यूशन बताया, महिलाओं की भूमिका में रचायत्व का अधिकार मिले, बिल्कुल राइट है। महिलाओं की कृषि में संरक्षण सेवाओं की शुरुआत की जानी चाहिए, बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं के पक्ष में कृषि का मशीनीकरण हो जाए और उनको छूट दी जाए, और एमएसपी और पे छूट, एमएसपी जाना दी जाए, और उसके बाद मशीनों पर छूट दी जाए, उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाए। इस तरीके को आप जो सोल्यूशन में डाल सकते हो। महिलाओं के कार्य बोझ को संतुलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। उन्हें सिखाना चाहिए कि आप कैसे, आपको कृषि संभालना है, कम टाइम देना है, कैसे क्या करना है। आप कृषि जो करते हैं ना वो 24 घंटे उसी में रहता है, कोई तो वहीं सोता है हमारे गाँव में, कृषि पे वहीं खेत पे एक तंबूरा लगाते हैं, वहीं सो जाते हैं, क्योंकि गैयों को देखना है, गैया हैं, जानवर हैं, कोई भी घुस के फसल खराब ना कर दे। तो उनके लिए क्या टेक्नोलॉजी होती है, आजकल के लोग वो बोलते हैं झटका तार लगा रहे हैं, झटका तार होता है करंट वाला, ऐसा बीच में कृषि है तो शायद पूरे चारों तरफ से ऐसा लगा देते हैं। फिर खेती और महिलाओं को मजदूरों को समान मजदूरी तथा उनकी शोषण से सुरक्षा को सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। फिर है कि पुरुषों के प्रवास को हतोत्साहित किया ताकि कि पुरुषों को भी सहयोगी भूमिकाएं निभाएं, बिल्कुल राइट है। कंक्लूजन क्या है, इस प्रकार महिलाओं में सशक्तिकरण से कृषि की नारीकरण के लाभों को महत्व तथा उनके प्रभावों को कम से कम किया जा सकता है, बिल्कुल राइट बात है। और इसमें एक दो योजनाएं सर ने नहीं डाली हैं, वो आप डाल सकते हो, और उसके डालने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी आपके पास। और नहीं तो मैं आप मेरा कोई भी कोर्स खरीदो को आंसर राइटिंग का, तो उसमें बता दिया जाएगा पूरा। थैंक अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जो पूरा करंट से क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन चल रहे हैं। करंट से क्या है, आज के टाइम पे देख रहे हो ना, भारत में आत्महत्या की रेशो कौन से सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, 15 से लेकर 30 साल के बच्चे, 30 साल के लड़के लोग, लड़कियाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या लड़कियों की है, ये बता दे रहा हूँ आपको। और तथा प्रमुख कारकों में एक, मतलब क्वेश्चन क्या है, भारत में आत्महत्या 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु के कारणों में से एक बन गई है, और इसके उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट करना है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोक, इसके बारे में बताना है कि राष्ट्रीय आत्महत्या रोक रणनीति की प्राथमिकता क्षेत्रों पर उनके डिस्कशन करना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्वेश्चन समझो मैं अपने देसी भाषा में, भारत में जो आत्महत्या कर रहे हैं 15 से 30 साल के लोग, उनको कैसे रोका जा सकता है, उसमें राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की क्या भूमिका रही है, उसके दायरे में चर्चा करनी है, इतना है। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हैं। भारत में लेसेंट की एक स्टडी के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु के लोगों में आत्महत्या की दर वैश्विक औसत से दुगनी हो गई है, बिल्कुल राइट बात है। और उसमें से बता रहा हूँ 100% में से तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की हत्या सबसे ज़्यादा है। कम से कम यदि आदमी 40 मर रहे होंगे तो उस पर 60 महिलाएं मर रही हैं, कहने का मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। उसके बाद 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारण, ठीक, उत्तरदायी कारण क्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है। आपके पास बेरोजगारी होगी सबसे ज़्यादा, आज के यूथ का मेन पॉइंट यही है कि बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो आपको खाली पॉइंट में बेरोजगारी डालना है और उसका डाटा डालना है। डाटा कैसे डालना है कि चूंकि यह आयु कार्यशील आयु है और तथा कार्यशील आयु है भाई, इसी एज में अपन काम कर सकते हैं, अब बुढ़ापे में थोड़ी काम करेंगे। तथा भारत में निरंतर 6% उच्च के स्तर की बेरोजगारी बनी हुई है ILO के अनुसार। तथा सामाजिक दबाव तथा आंतरिक तंगता दोनों बढ़ाती है। वो लोग सामाजिक दबाव पड़ता है कि आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, तो एक तो परिवार के ऊपर परिवार वाले डालते हैं, समाज वाले डालते हैं प्रेशर, और पैसा नहीं होता तो आर्थिक प्रॉब्लम आती है, आर्थिक कंडीशन खराब हो जाती है। तो दोनों तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, इसे दोहरा बोझ बोल सकते हैं यहाँ पर भी, तो दोहरा बोझ पड़ता है।
फिर इसके बाद पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव में क्या है कि अक्सर भारतीय परिवार युवाओं की आधुनिक मूल्यों को समावेशित नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल राइट बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नशे की प्रवृत्ति। अब देखो पैसा नहीं होता है तो मूड खराब होता है तो लोग नशे को ट्रांसफर हो जाते हैं। आप जितना डिप्रेशन में जाओगे तो इंसान ऑटोमेटिक नशे की ओर होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में युवा नशे की समस्या से पीड़ित हैं तथा उनमें अवसाद विकार उत्पन्न करती है, बिल्कुल राइट बात है। आपके पास पैसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक नशे को ट्रांसफर हो जाओगे, खाली पड़ क्या करोगे, उल्टा सीधा काम करो, खाली बोलते नहीं है अपने कहावत है मेरे यहाँ कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो उल्टे काम करने लग जाते हैं, रेप केस बढ़ते हैं, गैरकानूनी मतलब गैरकानूनी काम करने लग जाते हैं। तो ये होता है ड्रग्स मृग्स की ओर इंसान पीढ़ी चली जाती है। जैसे उड़ता भारत में मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन कराया था मैंने अपनी क्लास में। सोशल मीडिया में क्या है कि सोशल मीडिया में उपस्थित कंटेंट से सेंसरशिप के से परे होना और तथा युवाओं द्वारा दूसरों की तुलना करना और रिलेशनशिप मुद्दे तथा आत्महत्या का कारण बनते हैं। तो ये सिंपल है, सोशल मीडिया देखोगे तो आप रील्स देखते हो तो रील्स में ये लगता है कि मुझे भी ये करना चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड लाइफ मुझे भी फॉलो करनी चाहिए, ये मैं भी डिजर्व करता हूँ, उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अपेक्षाएं बढ़ेंगी तो दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब होगा तो आत्महत्या कर लेते हैं। फिर दूसरा आता है रिलेशनशिप। ये सबसे आज बच्चे यहाँ जो मैं बता रहा हूँ दिल्ली की कंडीशन, वर्तमान कंडीशन क्या है कि बच्चे वहाँ दिल्ली गांव से आते हैं दिल्ली में क्या है कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं सेटिंग बोलते हैं, लेकिन सेटिंग बोलना गलत बात है। वो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं या लड़कियों के चक्कर लड़कों के चक्कर में पड़ जाती है, फिर वो अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब अलग हो जाते हैं। तो पढ़ाई से अलग हो जाते हैं, अभी बता रहा हूँ ठीक 15 दिन की पहले की न्यूज़ है, गांधी विहार में बता रहा हूँ, मुखर्जी नगर के पास में ये है, और जो यहाँ जानते होंगे, गांधी विहार में एक लड़की ने 5 मंजिल से कूद के जान दे दी है, क्यों, रिलेशनशिप में थी। तो इस वजह से होता है भाई, ये नॉर्मल कारण है। एक मैं मजाक नहीं करूँ, पर डे 10-20 कांड ऐसे हो रहे हैं देश में कि, और मैं दिल्ली का रेशो बता रहा हूँ, प्रत्येक दिन 6 रेप होते हैं यहाँ, प्रत्येक दिन। तो आपको एक कारण डाल सकते हो। फिर आप नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम की रणनीति में निम्न बिंदुओं के माध्यम से 2030 तक 10% आत्महत्या की कमी का लक्ष्य रखती है। ठीक है, 10% हमें कमी करना 2030 तक का टारगेट है। देख रहे हो कितना 10% ही लग रखे हैं, क्योंकि पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता है पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कम से कम टारगेट इनको रखना चाहिए था कि 40 से 50%। फिर पहला पॉइंट क्या है कि आत्महत्या एक सामाजिक कलंक है, बिल्कुल सही बात है। आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्तियों को पीड़ित होता है और ना कि अपराधी होता है वो। अपराध जो पकड़ लेते हैं, अपने भारत में एक सबसे बड़ी कमी यही है, मैं कुछ बन गया ना, या आप लोग कुछ बन जाओ, तो ये जरूर करना है कि जो आत्महत्या कर रहा है उसको सांत्वना देनी है। जो आत्महत्या कर रहा है उसको जेल में नहीं डालना है। अपने यहाँ कोई ऐसे सुसाइड करने जाता है ना, उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो ये नहीं करना है। जागरूकता में प्रसार। स्कूली पाठ्यक्रमों एवं सेमिनारों एवं सोशल मीडियाओं के माध्यम से युवाओं को आत्महत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाना है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अब आपके ऊपर होता है कि क्या चीज़ आप कर सकते हो, तो आप उनको पॉजिटिव लेके चलना है, उस पर जागरूकता फैलानी है कि अपन को ऐसा नहीं करना है। नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं भारत में, उसका समर्थन करना है तथा भारत का समर्थन करना है। नशे से पीड़ित व्यक्तियों को काउंसलिंग तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना होता है। और फिर है पीयर टू पीयर निगरानी करनी है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सब जगह होना चाहिए। पीयर टू पीयर निगरानी सरकारी एजेंसियों के निवारक क्षमताओं में वृद्धि तथा आत्महत्या को रोकथाम में सहायक होगी, बिल्कुल राइट बात है। फिर नेक्स्ट है कि कंक्लूजन है कि आत्महत्या ने भी किसी भी आयु वर्ग में खतरनाक है, किंतु युवा वर्ग में यह राष्ट्रों को, संस्थाओं और तथा परिवारों के तथा उसकी उम्मीदों को वंचित कराती है, बिल्कुल राइट बात बता रहा है, ये बिल्कुल अच्छा कंक्लूजन है। आप ऐसे क्वेश्चन को नोट्स भी बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास जो मैं बता रहा हूँ मेंस जो लिख रहे हैं, कम से कम 10,000 क्वेश्चन आप लिख लो, उसके बाद तुम्हारा अंदर से डर खत्म ना हो जाए ना। GS1 GS2 GS3 GS4 500 क्वेश्चन लिख लो, सबके 1,000 क्वेश्चन लिख लो, कम से कम 1,500 क्वेश्चन तो रटने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन देखो और आप हाल ही तुरंत इंट्रोडक्शन फिक्स कर दो, इन क्वेश्चन में ऐसा इंट्रोडक्शन डालना है, मैंने इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें मॉडर्न बॉडी ए डलेगी, ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका कंक्लूजन फिक्स कर देना है। इस तरीके से आप करके आप अपनी पढ़ाई को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। और थैंक यू यहाँ तक क्लास देखने के लिए। आप इस तरीके से मेरा सपोर्ट बनाए रखें।